सर इस मेंटल प्रिपरेशन में सेक्टर्स पे आप लाइट डाल सकते हैं, कौन से सेक्टर्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका सेक्टर वाइज क्या आउटलुक है? देखिए, सबसे पहला मुझे लगता है कि ये जो रीओपन ट्रेड है जो प्ले आउट हुआ था इनिशियली और फिर शायद थोड़ा रुक गया, दैट विल प्ले आउट. सो सेक्टर्स व्हिच हैव बेनिफिटेड ट्रेमेंडसली फ्रॉम कोविड, चाहे वो आईटी हो, मीडिया हो टू सम एक्सटेंट, है ना, टेलीकॉम हो, नॉट एग्जैक्टली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट ग्लोबली. ये सब सेक्टर्स ने बहुत बेनिफिट लिया. टू सम एक्सटेंट इट वाज आल्सो हेल्थ केयर, नॉट फार्मिंग बट हेल्थ केयर. So some of these sectors will take a backseat for a while, and maybe they will undergo consolidation and maybe correction also. In sectors which have suffered a lot, let's say an auto ancillary because of COVID demand problems, and then because of semiconductors and all that. So maybe they will come and have a good time. They will mean revert to their normal valuations. दूसरा मुझे लगता है sector which has many ingredients for it to go right is BFSI. स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग. आई थिंक वहां पे मैं कुछ डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ. लेट्स लुक एट अ फ्यू चार्ट्स. तो आप ये पहला चार्ट देखिए. दिस ब्लैक लाइन इज नॉन फूड क्रेडिट. बैंक्स जितना क्रेडिट दे रहे हैं नॉन फूड एक्टिविटीज के लिए, और ये ब्लू लाइन जो है रिवर्स रेपो का टर्नओवर है, जो आरबीआई का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रहता है. तो जब बैंक्स के पास ज्यादा विंडो नहीं होता लोन देने का, या दे आर रिस्क एवर्स इन नेचर, दे विल गो एंड पार्क दैट मनी एट आरबीआई, राइट? दिस इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ पुटिंग इट, ऑल्दो यू कांट lend your LAP funds, but I'm just giving you as an example. Recently क्या हुआ है that the LAP window has seen banks parking less and less money. And second, our credit growth, which was stuck for a very long time, last 5 साल में, because of NPAs, because of number of reforms, DMON and many other, I don't want to repeat all of them. हमारी credit growth after COVID fell to almost 5-decade lows. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्रेडिट टू इंडस्ट्री नेगेटिव चला गया था इंडिया में. सो दीज नंबर्स हैव स्टार्टेड टू रिकवर. और इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी तकरीबन 6.5 से 7% है YOY बेसिस पे, जो मोस्ट रिसेंट डेटा है. इसको हमारी नॉमिनल जीडीपी के पास होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ आवर नॉमिनल जीडीपी इज लेट्स से अराउंड 11-12%, इट विल बी हायर इन FY22, बट ऑन अ स्टेडी स्टेट अगर 12% भी है तो क्रेडिट ग्रोथ शुड हेड इनटू दैट डायरेक्शन. So, banking credit growth, which is the biggest driver for banking, I think it is headed in the right direction. So, ये सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है. दूसरा आप देखेंगे, एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, which is banks share of annual incremental resources. तो जब भी हमारी इकोनॉमी में भी, अगर मैं कुछ नंबर्स आपको बता सकता हूँ, अगर आप इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, बॉल पार्क फिगर्स लेते हैं, 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है रफली इन INR टर्म्स, रुपी टर्म्स, 200 लाख करोड़ की. मैं पेंडेमिक के नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है, एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है ना. सो लेट्स अज्यूम कि हमारा इस समय जो टोटल नॉन फाइनेंशियल डेट है वो तकरीबन 330 ट्रिलियन है, 330 लाख करोड़, राइट. तो तकरीबन 160-165% ऑफ जीडीपी हमारा डेट है. तो ये जो हर साल हम अगर नॉमिनली 10% ग्रो करते हैं, मतलब हमारा 200 लाख करोड़ का जो जीडीपी है, अगर उसको 220 होना है तो हमारा जो डेट है वो 1.5 गुना बढ़ना चाहिए. मतलब हमें 20 लाख के ऊपर तकरीबन 30 लाख रुपए का डेट चाहिए हर साल. ठीक है, इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ उतना होना चाहिए हर साल. लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 5-6 साल से ये नंबर 15 से 20 लाख करोड़ के बीच में चल रहा है. इट्स नॉट ग्रोइंग एट ऑल. और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बैंकिंग क्रेडिट. बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट पहले ना तो दे पा रहे थे और अब ना अब लोग ले रहे हैं. सो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का प्रॉब्लम था. FY21 में ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम बॉटम आउट है और बैंकिंग क्रेडिट इज लुकिंग मच ब्राइटर, और ये इनका शेयर भी ऊपर जाने वाला है इन ओवरऑल इंक्रीमेंटल क्रेडिट. और अपने आप में जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, ग्रोथ भी अच्छा आने वाला है. सो आई थिंक फाइनेंशियल्स इज अ सेक्टर व्हिच इज, when we talk about, let's say, market correction, I'm going to focus on. I think this is a sector which is going to be an interesting. Very interesting. और ये थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करा है रिसेंट पास्ट में, हमने उसको रेगुलरली देखा भी है अंडर परफॉर्म करते हुए. बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर, यस, बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर, बिल्कुल. और जब भी हम स्पेशली सेक्टर प्ले लेना चाहते हैं, उसमें तो हमें अंडर परफॉर्मर्स पे तो स्पेशल ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक यहाँ पे भी मीन रिवर्जन बहुत आता है. हाँ. और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं जो मुझे
मालूम है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स डिप्लॉय करते हैं, एनुअल अंडर परफॉर्मर्स और एनुअल आउट परफॉर्मर्स में। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड मैट्रिक्स टू ट्रैक। सुपर्ब सर, बहुत सारी चीजें हमने आज के इस कंप्लीट डिस्कशन में कवर कर ली है। टुवर्ड्स द एंड आपका कोई टेक अवे होम मैसेज? देखिए, टेक अवे मेरा मैसेज, सबसे पहला मैसेज है कि डोंट चेज एनी फैड्स एंड फैशन। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग फैशनेबल। और सेकेंडली, जो पैकिंग ऑर्डर में नंबर 1 दिखता है इस समय, generally that is not the best place to be. It depends on, because markets are always cyclical, so you always has to be more logical in your approach and more muted in terms of expectation. ये दो चीजें बहुत बहुत important है। और तीसरी important चीज है कि you don't need to panic. If you are well prepared, I think then you will not panic. If you are not prepared, you will absolutely panic. Markets are made that way, that if you don't prepare, you are going to panic one day. And that panic will cost you everything. That will cost you 10-year returns or 5-year returns or whatever. So it's better to be prepared. And preparation, I told you, have a philosophy. Don't leverage. I think that is something that you should be ideally looking forward to. And focus on your strengths. जहाँ पे आप जितनी volatility बर्दाश्त कर सकते हो, just take care of it. सर, आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली जो मैंने पर्सनली भी बहुत क्लोजली देखा है। लोग अपने पैनिक के चक्कर में बहुत लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को वेस्ट कर देते हैं। जैसे लोगों ने 2015 से लेके 2020 तक बचाया और 2013 के भाव में मार्च में और मे बी अप्रैल 2020 में बेच के निकल गए, और फिर बाद में हिम्मत ही नहीं हुई कि वापस से मार्केट में एंटर भी कर सके। तो अगर आप लेवरेज पे हो, जैसा आप हमेशा, आपने शायद 3 से 4 बार सेम पॉइंट को कवर किया है कि ओवर लेवरेज से काम करोगे तो प्रोबेबली डिफिकल्ट समय पे आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू Anand, for having me. Good to speak to you.